ला क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहेंगे और इनके क्या अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों पे क्या प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था अध्याय 9 की जब शुरुआत किया था, जिसमें पूरे अध्याय 9 को 9 भागों में बांट के दिखाया था और थोड़ा सा संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों को बताया था और खातेदारों का जो थोड़ा सा इतिहास है उसको भी बताया था कि कितने प्रकार के मूल खातेदार थे। 14 प्रकार के बताया था, फिर वो कैसे कैसे जो है 4 तक सीमित हो गए। तो उसी में जो सबसे उच्च किस्म का जोतदार होता है उसको कहते हैं संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। अब इसके बारे में हम लोगों को 2 चीज़ें पढ़ना है। तो देखिए मैंने यहाँ बता दिया संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, इसको 2 भागों में बांटा है कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कौन और उसके अधिकार, और अधिकारों पे प्रतिबंध भी साथ साथ में बताता रहूँगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ें एक जगह किसी एक धारा में या 1-2 धारा में नहीं लिखी हुई हैं, बल्कि इसके लिए देखिए कितनी सारी धाराएं मैंने अलग अलग से खोजा है। ठीक है, पूरे एक्ट में मैंने इसको एक धारा करके खोजा है, फिर एक वीडियो इसका बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहेंगे। टोटल 4 भाग बनाए गए हैं इनके। ठीक है, 75 खंड 1 और 2, 76 खंड 2 और 3। ठीक है, इस 4 प्रकार बताया गया है, 4 तरह से बताया गया है कि 4 प्रकार के लोगों को संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा। तो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। इन 4 प्रकार के लोगों को हम संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहेंगे। सबसे पहले तो धारा 74 में खातेदारों का वर्ग बताया गया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसमें जो प्रथम वर्ग था धारा 74 खंड 1 में निक्का में, वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर किसे कहेंगे धारा 75 में बताया गया है, और धारा 76 में भी बताया गया है। उसे मूलतः धारा 76 असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों से संबंधित है, लेकिन उसी का 2 खंड नंबर 2 और 3 वो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कब संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हो जाते हैं, इसका भी जिक्र उसी में किया गया है। तो 2 जगह संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों का उल्लेख किया गया है, धारा 75 में किया गया है और धारा 76 खंड 2 और 3 में किया गया है। धारा 75 में कहा गया, जो पहले प्रकार का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है, उसमें कहा गया कि इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व जो उस पुरानी संहिता से जो निश्चित हो चुके हैं उसके अनुसार जो लोग संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे वो आज भी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कहलाएंगे। तो यही मैंने लिखा कि संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे वो आज भी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कहलाएंगे। तो ये प्रथम प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार खंड 2 में लिखा है कि संहिता के प्रारंभ के पश्चात जिसे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया गया हो वो भी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं। तो संहिता के प्रारंभ के पूर्व जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे और संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, ये सब संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कहलाएंगे। उसके बाद धारा 76 खंड 2 और 3 में क्या बताया गया है? धारा 76 मूलतः तो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व, इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व, तो ठीक पूर्व क्या था? जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू था। तो उस संहिता के अनुसार जो लोग असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे, संहिता के लागू होने के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे, अगर वो लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक का समय असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में बिता चुके हैं, तो वो इस संहिता के अकॉर्डिंग संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कहलाएंगे। कितना समय बिता चुके हों? 5 वर्ष या उससे अधिक का समय। दूसरा बताया गया है कि संहिता के प्रारंभ होने की तारीख पे, यानी इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से जो लोग असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे, अगर वो 5 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर चुके हैं, तो वो भी अब कौन से भूमिधर कहलाएंगे? संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर कहलाएंगे। तो इस तरह से 4 वर्ग बताए गए हैं संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के। इस संहिता के 75 खंड 1 में संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व जो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे, संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात जिन्हें संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर माना गया, और इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे किंतु 5 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर चुके हैं, या संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे वो 5 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर चुके हैं।
तो इस तरह से कौन लोग हैं जो संक्रमण अधिकार वाले भूमिधर कहलाते हैं, इसको मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। अब इनके अधिकार क्या है और अधिकारों पे प्रतिबंध क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अनन्य कब्जा एवं भूमि के उपयोग का अधिकार होता है, यानी जो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होता है उसको अनन्य कब्जा एवं भूमि के उपयोग का अधिकार होता है। अनन्य कब्जा का मतलब होता है एकांतिक कब्जा होता है, एकमात्र कब्जा होता है, किसी और का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा, केवल और केवल उसी का कब्जा होगा और कोई उसमें किसी तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और भूमि के उपयोग का अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, कृषि के लिए उपयोग नहीं लिखा हुआ, केवल उपयोग का अधिकार लिखा हुआ है, अर्थात कि वो जिस प्रयोजन के लिए चाहे उस प्रयोजन के लिए यूज कर सकता है, चाहे तो उस पर मकान बना सकता है, चाहे तो उस पर खेती कार्य कर सकता है, चाहे तो उस पर जानवरों को पाल सकता है, चाहे तो उस पर फैक्ट्री लगा सकता है, वो जिस प्रयोजन के लिए चाहे उस प्रयोजन के लिए यूज कर सकता है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। ठीक है, तो अनन्य कब्जा का अधिकार हो गया इसका। उसके बाद इस पे दो प्रतिबंध है उसके, कि खनिज निकालने की पावर नहीं होती, कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर खनिज नहीं निकाल सकता। उससे खनिज का मतलब जैसे गिट्टी हो गया, मोरंग हो गया, बालू हो गया, कोई तेल वगैरह हो गया, ये सब चीजें वो नहीं निकाल सकता है। उससे दूसरा प्रतिबंध ये है कि वो भूमि को खाली नहीं छोड़ सकता। अगर भूमि को लगातार 3 वर्ष तक के खाली छोड़ता है और इस बात की सूचना कलेक्टर को पता चलता है तो धारा 122 में उसकी भूमि को जब्त कर लेता है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। और ऐसी भूमि को फिर पट्टे पे उठा देने की पावर होती है कलेक्टर को, अधिकतम 1 साल के लिए एक बार में। और फिर 3 साल की परिसीमा काल होती है कि जो व्यक्ति उस पर आपत्ति करना चाहे 3 साल के भीतर आपत्ति करे, अगर आपत्ति नहीं करेगा तो फिर वो भूमि राज्य सरकार की हो जाती है। ठीक है, तो ये सब धारा 122 में, वो 125 में बताया गया। ठीक है, 25 तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये धारा 122 होनी चाहिए। ठीक है, धारा 122 होगा परित्याग एवं पट्टा, कि अगर 3 वर्ष तक लगातार आप खाली छोड़े रहते हैं कृषि जमीन को तो फिर वो परित्यक्त कुछ दशाओं में हो जाती है। ठीक है, इसमें धारा 122 में डिटेल में बताया गया है। वो कलेक्टर को पावर होता है कि कलेक्टर को जैसी सूचना मिलेगी तुरंत ऐसी जमीन पे जो है अपने कब्जे में ले लेगा और उसको एक बार में एक समय के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए पट्टे पर उठा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की जमीन है, यानी जो संक्रमण अधिकार वाला भूमिधर, वो 3 साल के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। अगर आपत्ति उसकी सही पाई जाती है तो वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा सरकार की भूमि हो जाएगी। तो खनिज निकालने की पावर नहीं होती है और प्रत्याग, यानी उसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो प्रत्याग हो जाएगा और पट्टे पे उठाया जा सकता है उसको। उसके बाद घोषणा प्राप्ति का अधिकार, उसे जरा समझिएगा। घोषणा प्राप्ति का अधिकार धारा 80 से 83 में बताया गया है, मुख्य धारा 80 है इस पे। कि घोषणा प्राप्ति का अधिकार क्या है, कि आप चाहें तो अपनी जमीन का यूज चेंज करवा सकते हैं कलेक्टर के यहाँ जाके, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ लैंड यूज। ठीक है, जो पुरानी संहिता की धारा 143 के तहत होता था। ठीक है, जैसे आप किसी प्रयोजन के लिए जमीन का यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल प्रयोजन के लिए उसे बदलवा सकते हैं। ठीक है, किसी शिक्षण संस्थान को देना है, लोक पूर्त कार्य में देना है, तो इसका यूज चेंज करवाना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आप चेंज करवा देंगे फिर क्या होगा, जो उस पर राजस्व वगैरह दे है वो सब खत्म हो जाएगा और जो आपका कृषि के रूप में उस पर राइट है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा 80 से 83 पूरा सेगमेंट है, ये हम अलग से ग्रुप बताएंगे, धारा 80 से 83। इसकी एक एक धारा को भी अलग अलग पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। ठीक है, अभी यहाँ इकट्ठा मैं दिखा रहा हूँ इनके अधिकारों को, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आता है इकट्ठा लिखने के लिए, तो आपको खोजना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि इकट्ठा आपको मिल जाएगा। वैसे मैं अलग अलग से सारी धाराओं को भी बताऊंगा। ठीक है, आगे की वीडियो में। फिर घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार। देखिए, घोषणा प्राप्ति का अधिकार और घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार दो अलग अलग बातें हैं। घोषणा प्राप्ति का अधिकार का मतलब है कि चेंज ऑफ लैंड यूज, और घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार का मतलब है कि आप अपने अधिकार की घोषणा करवा सकते हैं वाद के माध्यम से। जब आपको ऐसे डाउट हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपके राइट पे कोई ब्लेम कर रहा है, आपत्ति कर रहा है कि नहीं आपको इस संपत्ति में अधिकार नहीं है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर नहीं हो, आसामी हो तुम। ठीक है, तो आप अपने इस अधिकार की घोषणा अथॉरिटी के समक्ष करवा सकते हैं वाद के माध्यम से। वही है घोषणात्मक वाद लाने का अधिकार, धारा 144। और इसी तरीके का प्रोविजन आपके विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 में भी बताया गया है। अंतरण का अधिकार, संपत्ति को अंतरित करने का भी राइट होता है आपका। ठीक है, तो अंतरण का अधिकार धारा 88 खंड 1 में बताया गया, अंतरण का अधिकार दिया गया संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को, वो कि अपनी भूमि को अंतरित भी कर सकता है, लेकिन उसके अंतरण पर प्रतिबंध है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी भूमि अंतरित नहीं कर सकता जिसके पास उत्तर प्रदेश में 5.05
यहाँ लिखा हुआ 5.0586 अर्थात 12.5 एकड़ जमीन उसके पास पहले से अगर है तो ऐसे व्यक्ति को आप अपनी जमीन अंतरित नहीं कर सकते हो। अगर अंतरित करोगे तो अंतरण शून्य माना जाएगा और ये जमीन सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है, धारा 104 और 5 में बताया गया है। तो आप अंतरण करने का तो अधिकार आपको है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी पहले से ही 12.5 एकड़ की जमीन उसके पास पहले से है। अगर उसके पास 10 एकड़ की जमीन है पहले से तो आप उसे 2.5 एकड़ और अंतरित कर सकते हो, लेकिन 2.5 से ज्यादा जैसे अंतरित करोगे उतना जितना अधिक होगा उतना अंतरण शून्य हो जाएगा और वो सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाती है। धारा 104 और 5 में इसका प्रभाव बताया गया है। और लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से आप ऐसे व्यक्ति को भी अंतरित कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी पहले से 12.5 एकड़ की जमीन है, राज्य सरकार की अनुमति से। अब कब अनुमति राज्य सरकार देती है? जाहिर सी बात है जब लोक प्रयोजन के लिए जरूरी हो, ठीक है, उसको लगता हो कि उसे कोई शिक्षण संस्था खोलना या कोई भी कार्य करना है जिसे अंतरण किया जाना जरूरी है, तो राज्य सरकार अनुमति दे सकती है वहां पे। तो राज्य सरकार की अनुमति से ऐसे व्यक्ति को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला अधिकार है सा कब्जा बंधक पर रोक, यानी आप अपनी संपत्ति का बंधक किसी को कब्जा सहित नहीं दे सकते, ठीक है, जिसको कहते हैं भोग बंधक। भोग बंधक में कब्जा अंतरित कर दिया जाता है ना, तो भोग बंधक नहीं कर सकते हो, सादा बंधक कर सकते हो, यानी कब्जा अंतरण करके बंधक करने पे रोक है, ठीक है, सा कब्जा बंधक पे रोक। अच्छा, यहां ये अंतरण के अधिकार पे एक प्रतिबंध और है कि विदेशी नागरिक को अंतरित नहीं कर सकते हो आप अपनी जमीन। किसी विदेशी व्यक्ति को जो इंडियन नहीं है उसे भी अपनी जमीन अंतरित नहीं कर सकते हो, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से अंतरित कर सकते हो, धारा 90। ठीक, तो ये धारा 90 का उल्लेख मैंने कर दिया है कि राज्य सरकार की अनुमति से सामान्यतः नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति से विदेशी व्यक्ति को भी अंतरित किया जा सकता है। उसके बाद सा कब्जा बंधक पे रोक, ठीक है, यानी आप सा कब्जा सहित बंधक नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है SC ST भूमिधर के अंतरण पे प्रतिबंध। अगर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अगर SC या ST जाति का है तो सामान्यतः उसके भी अंतरण पे रोक होता है। अगर SC ST कास्ट का नहीं है तो अंतरण पे रोक नहीं होता है, लेकिन SC ST कास्ट का है तो रोक है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर वो भूमिहीन हो जाए, ठीक है, तो उसको फिर से भूमिहीन बचाने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है जो लोकहित में आवश्यक है। तो यहाँ पे परमिशन से, कलेक्टर के परमिशन से अंतरण कर सकता है SC ST भी कुछ दशाओं में। तो धारा 98 और 99 में बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है कि SC ST अपनी भूमि का अंतरण धारा 98 और 99 के प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए कर सकता है। और इसी तरीके से अगर वो वसीयत भी करता है, ध्यान रखिएगा, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को अपनी भूमि वसीयत करने का भी राइट होता है, लेकिन अगर SC और ST वसीयत करता है तो उसके वसीयत पे धारा 98 और 99 का प्रतिबंध वैसे ही लागू होता है जैसे वो वसीयत से भिन्न तरीके से अंतरण करता तो लागू होता। उसके बाद पट्टे पर उठाने का अधिकार, यानी संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि को पट्टे पे भी उठा सकता है, ठीक है। पट्टा धारा 94 95 पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, धारा प्रतिस्थापित कर दी गई है, ये धारा 2019 में, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा अलग से डिटेल में, लंबी धारा जो हो गई है अब ये सब। पट्टे पे भी उठाने का अधिकार होता है, ठीक है। पहले आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि कोई अक्षम व्यक्ति, ठीक है, कोई विधवा महिला, कोई सेना का मेंबर, कोई हैंडीकैप व्यक्ति, कोई विद्यार्थी जो 30 वर्ष 35 साल तक के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये सब अपनी भूमि को अंतरित कर सकते हैं। अब ये सब आधार बिल्कुल खत्म कर दिया गया, अब ये सब कुछ नहीं रह गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब सीधे सीधे लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए, लोक प्रयोजन के लिए, लोक पूर्त कार्य के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए, वो कमर्शियल प्रयोजन के लिए अपनी जमीन को पट्टे पे दे सकता है। तो धारा 94 95 बताया गया पट्टे पे उठाने का अधिकार होता है। विनिमय करने का अधिकार, यानी अपनी जमीन को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरे से, लेकिन एक्सचेंज करने पे कुछ प्रतिबंध होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1 बीघा जमीन देके 4 बीघा जमीन ले लो, इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ अंतर, कुछ सीमा तक अंतर होना चाहिए, वो धारा 101 में बताया गया। अब 101 हम जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे आपको। तो विनिमय करने का अधिकार सामान्यतः होता है। वसीयत करने का अधिकार भी होता है धारा 107 में। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि को वसीयत कर सकता है, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को आसामी को यह अधिकार नहीं होता है। जोत का विभाजन, अपनी जोत को विभाजित करवा सकते हो, 2 भाई हो बंटवारा करवा सकते हो कि नहीं, कोर्ट में जाके आप बंटवारा के लिए वाद फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो धारा 116 में विभाजन के लिए वाद कराने का भी राइट होता है। फिर बेदखल ना होने का अधिकार होता है कि आप संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को कोई व्यक्ति बेदखल नहीं कर सकता बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, तो बेदखल ना होने का अधिकार धारा 130।
उसके बाद सुधार करने का भी अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, सुधार करने का अधिकार अर्थात आपके पास जो जोत भूमि आई है संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में, उस पर आप सुधार कार्य कर सकते हो, बाड़ा लगा सकते हो, थोड़ा बड़ा कमरा बनवा सकते हो रहने के लिए, उस पर बोरिंग करवा सकते हो, कुआं की खुदाई करवा सकते हो, वृक्ष लगवा सकते हो। ठीक है, ये सब सुधार कार्य में आता है उस भूमि पे। तो सुधार कार्य करने का अधिकार तो होता है, लेकिन अगर किसी तरह से अगर उस भूमि पे आपका हित खत्म हो जाए, आपका अधिकार समाप्त हो जाए, तो जो सुधार कार्य किए उसे हटाने का अधिकार नहीं होता है। धारा 87 खंड 1 में सुधार करने का अधिकार होता है, लेकिन 87 खंड 2 में सुधार को हटाने का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर किसे कहेंगे और उनके अधिकार क्या होंगे, इसको पढ़ लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में। ठीक।